ये हमारे मध्य प्रदेश के कैलाश विजयवर्गीय हैं। मध्य प्रदेश में बच्चे एमपीपीएससी के धरने की मांग के लिए 4 दिन भूखे प्यासे आयोग के सामने बैठे रहे। उनसे मिलने का मौका नहीं मिला सर को, लेकिन इस छपरी के साथ बैठने का मौका है। क्यों? क्योंकि ये प्रसिद्ध है, इसको सेलिब्रिटी बनाएँगे तभी तो तुम जैसे लोगों को फॉलो करोगे। क्या क्वालिटी है इस लड़के की कि जिसके साथ हमारे इतने बड़े नेता समय बर्बाद कर रहे हैं। अब तो दुर्भाग्य ये भी है कि सरकार जो गलत कर रही है उस पर तो तुम बोल ही नहीं सकते। सरकार कुछ अगर गलत करना चाहती तो उस पर भी नहीं बोलते। जैसे जीएसटी भारत का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर इस पर भी कोई बोलता है तो वो देश विरोधी माना जाएगा। भारत लगातार कर्जे में फंसता जा रहा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, पर किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं है बोलने के लिए। और अगर किसी के पास इतनी हिम्मत है तो फिर मरने के लिए तैयार रहो, जैकी की मुस्केश चंद्रकर। भारत का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भारत की जनता को जवाब देने से बचने वाले डरपोक नेताओं की वजह से लगातार गिरता जा रहा है। और इससे गोदी मीडिया में बैठे ऐसे बिस कपरों और बिस कन्या को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो एसी रूम में बैठकर चेहरे पर एक एक किलो पुट्टी पोत कर न्यूज के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं। जैसे इस झूठी को सुनिए, जो न्यूज के नाम पर कैसे बोल रही थी जब नया नोट 2000 का आया था कि उसमें चिप थी। आप खुद सुनिए। नैनो टेक्नोलॉजी, जीपीएस का इस्तेमाल है। अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल रहेगा, क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा ताकि उस पैसे को निकाला जा सके। झूठी कहीं की। हकीकत यह है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स नीचे गिरने से उनको फर्क पड़ता है जो सच में ग्राउंड लेवल पर न्यूज रिपोर्टिंग करते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ के इस सच्चे देशभक्त पत्रकारों को देखिए। इनका नाम मुकेश चंद्रावर था इसलिए क्योंकि अब ये इस दुनिया में नहीं रहे। एक सच्चा पत्रकार जो भारत की वास्तविक स्थिति को, अपने राज्य की वास्तविक स्थिति को लोगों तक पहुंचाता था, सरकार को आईना दिखाता था। ऐसे सच्चे पत्रकारों की आज कोई वैल्यू नहीं है। क्या आप इस तस्वीर को दिखाकर सिस्टम के गाल पे हमारे माध्यम से करारा तमाचा मार सकते हैं? अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि ये पहले यहाँ पे एक पुल था जो ढह गया है। कब बना था ये पुल? ये 2018 का बना था सर। तो हमारा देसी जुगाड़ लगा करके ये FRR के थाने से हम लोग जुगाड़ लगा के अभी बना रहे हैं। इसके बाद विधायक को देखा, विधायक को उन्हीं का सुना उस समय, उसको कुछ बुला के दिखाए भी यहाँ पर। हाँ मैं कर लूंगा, सबसे पहले काम करूंगा बोला, वो भी कहाँ गया क्या आता पता नहीं। कहीं से सरकार का कोई सुनवाई नहीं मिला, हमको लाभ नहीं मिला। 2 कौड़ी के इस गेंडे जैसे दिखने वाले इस ठेकेदार ने मरवा दिया इस सच्चे पत्रकार को और इसी सेप्टिक टैंक में दबा दिया। मारने के बाद बहुत बेरहमी से मारा। कितनी बेरहमी से मारा आप खुद रिपोर्ट समझिए कि मुकेश जी की गर्दन टूटी हुई थी, कॉलर बोन टूटी हुई थी, सिर पर 15 जगह फ्रैक्चर के निशान थे, 5 पसलियां टूटी हुई थी, बाई कलाई पर चोट के निशान थे, दिल की मांसपेशियां फटी हुई थी, लीवर के 4 हिस्से फट चुके थे। बड़ा प्रश्न ये है कि इतनी बेरहमी से मुकेश चंद्रावर को क्यों मारा गया? क्या उन्होंने कोई गलती की थी? मेरा जवाब है हाँ। सच्चा देशभक्त और एक सच्चा पत्रकार केवल एक ही गलती कर सकता है कि दूसरों की कमियों को उजागर कर दे, और इन्होंने वही किया। इस गेंडे जैसे दिखने वाले 2 कौड़ी के ठेकेदार ने जो भ्रष्टाचार किया था उसकी रिपोर्ट को उजागर कर दिया मुकेश चंद्रावर जी ने। 56 करोड़ में एक रोड बननी थी, 60 गांठ हुई होगी वहां के नेताओं से, जिसका बजट बढ़ाकर 102 करोड़ कर दिया गया। और जो रोड बिछाई गई उसकी हालत इतनी खस्ता है कि वहां पर इंसान पैदल नहीं चल सकता, गाड़ी चलाने की तो बात बहुत बड़ी बात है। उसी का रिपोर्ट जब सार्वजनिक किया तो परिणाम ये हुआ कि उसको मार दिया गया। आप खुद देखिए इस रिपोर्ट में रोड की हालत कितनी खस्ता है। ठेकेदार को पता है कि जहाँ पे सड़क बन रही है यहाँ पिछड़े, कपड़ा नहीं पहनने वाले आदिवासी रहते हैं। उनके पास साइकिल तक तो है नहीं और पैदल चलने के लिए सड़क काफी अच्छी है। पैदल ही तो चलना है। ये देखिए, ये है सड़क, और पैदल चलने के हिसाब से उसने बनाई सड़क। ये पैच वर्क है। जब हमारे साथियों ने ये सड़क बनाई तो इस पे ये पैच वर्क किया गया। अब पैच वर्क की क्वालिटी को आप देख के समझिए। अब आप खुद बताइए, इस रोड को देखकर आपको इतनी बात तो समझ में आ गई है कि प्रत्यक्ष रूप से सरेआम दिन दहाड़े घोटाला हो रहा था। तो वहां पे जितने अधिकारी हैं, पार्षद हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं और भी अन्य पार्टी होंगी, समाज सेवी होंगे, क्या किसी को नहीं दिख रहा था? सिर्फ मुकेश चंद्रावर की वो जिम्मेदारी थी? हकीकत यह है कि कोई बोलना ही नहीं चाहता। और मुकेश चंद्रावर ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि जिस एरिया में वो रहते हैं वहां की हालत इतनी दयनीय है कि वहां पर किसी के अंदर ये हिम्मत ही नहीं कि वो आवाज उठा पाए।
और 2-4 लोग जो आवाज़ उठाने की हिम्मत करते हैं, उनको मरवा दिया जाता है। और मुकेश चंद्रावर से पहले 2 पत्रकारों को मरवाया भी गया है। ये खुद मुकेश चंद्रावर ने एक इंटरव्यू में कहा है, आप खुद सुनिए। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। दरअसल बीजापुर जो कि संवेदनशील इलाका है, माओवाद ग्रस्त इलाका है और यहाँ पे पत्रकार और पत्रकारिता करना दो धारी तलवार में चलना जैसा है। इससे पहले माओवाद संगठन द्वारा 2 पत्रकारों की हत्या की गई है निर्मम तरीके से। वहीं पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा अलग अलग तरह से प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, जेल की सलाखों के पीछे धकेल भी दिया गया है कई पत्रकार। तो इंटरव्यू में कहते हुए दिख रहे हैं कैसे पत्रकारों को मारा गया और अंत में आज उनका भी नंबर आ गया। हो सकता है कल मेरा नंबर हो, क्योंकि इस देश में सच्चाई का साथ देने वाले और सरकार को आईना दिखाने वाले सरकारों को पसंद नहीं है। मेरा ही उदाहरण ले लीजिए। मैंने मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी के बच्चों के अधिकारों की मांग करने के लिए आंदोलन किया। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में कलेक्टर साहब ने आकर मुझे उस आंदोलन को खत्म करने का आश्वासन दिया। मैं आमरण अनशन पर था, मुझे जूस पिलाया गया। फिर सीएम से मुलाकात भी करवाई गई। सीएम ने ट्वीट करके आश्वासन भी दिया। दुर्भाग्य है इस देश का, इस राज्य का, कि राम के नाम पर वोट मांगने वाली पार्टियां कब थूक कर चाट जाए पता ही नहीं चलता। जो आश्वासन दिए उसमें से एक भी बातें नहीं मानी गई। उल्टा हमारे ऊपर एफआईआर कर दी गई। मुझे दिन भर थाने में बैठाया जाता है, मुझसे बॉन्ड भरवाने की धमकी दी जा रही है। तो जो सच्चाई के साथ चलना चाहता है, सरकार को आईना दिखाना चाहता है, सरकारों को बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन मरने के बाद क्या होगा? राजनीति। और राजनीति मुकेश चंद्रावर के मरने के बाद शुरू हो गई। क्या मुकेश चंद्रावर के बाद शुरू हुई है? बीजेपी कह रही है कि यह कांग्रेसी है। देखो यहाँ पे फोटो में, ये कांग्रेसी, इसके साथ ये हत्यारा इनके साथ मौजूद है। और वहीं कांग्रेस कह रहा है कि ये बीजेपी की गलती है। अब आपको ये समझने की जरूरत है कि क्या कोई पार्टी दूध की धुली है, या ऐसे 2 कौड़ियों की इतनी औकात हो जाती है कि इतने बड़े लेवल पर इतनी हिम्मत दिखा पाएं कि किसी को इतनी बेरहमी से मार दें, सरेआम सड़क में करप्शन कर दें, बिना राजनीतिक संरक्षण के कुछ हो सकता है क्या? जवाब है नहीं। जितने भी भारत में नेता हैं जो मन से आकर बोलते हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे, समझ जाना इनसे बड़ा कोई झूठा नहीं है। ये हमें मूर्ख बना रहे हैं और हम इनके लिए मूर्ख बनते जा रहे हैं। किसी भी पार्टी को उठाकर देख लीजिए। चारा घोटाला में लालू यादव, नीतीश कुमार बिन पैंदी के लोटे हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है भारत के युवाओं से, भारत के किसानों से, भारत की महिलाओं से। इस व्यक्ति को केवल मतलब है अपनी राजनीति से और अपने वंश को आगे बढ़ाने से। ठीक इसी प्रकार से गोबर घोटाले में फंसे गए बघेल, बोफोर्स घोटाले में फंसी थी कांग्रेस। कौन दूध का धुला है? जब ऊपर बैठे नेतृत्व भी घोटाले में फंसे हुए हैं तो किस पर भरोसा किया जाए? यहां तक कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अजीत पवार के ऊपर घोटाले का आरोप लगाया था भरे मंच से। तो ईडी सीबीआई को हमारे प्रधानमंत्री के बयान को आधार बनाकर इस व्यक्ति को जेल के अंदर डालना चाहिए था। अब इसमें 2 ही हो सकते हैं, या तो हमारा प्रधानमंत्री मन से खड़े होकर झूठ बोल रहा है, या फिर ईडी सीबीआई जानबूझकर अजीत पवार को बचाना चाहती है। तो जब प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि अजीत पवार भ्रष्टाचारी हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लौट कर इस व्यक्ति को महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनाया गया और जो संपत्तियां ईडी ने जब्त की थी 1000 करोड़ की, वो छोड़ दी गई, तो भ्रष्टाचारियों की हिम्मत बढ़ेगी ना। वो दिन दहाड़े लोगों को मारेंगे ना। वो 100 करोड़ की लागत वाली रोड में 20 करोड़ का मटेरियल डालेंगे ना, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके आका ऊपर बैठे हुए हैं। उन्हें मालूम है कि उनके आका मन से आकर झूठ मूठ की एक रैली निकालेंगे, झूठा मूठा देशभक्ति का प्रदर्शन करेंगे, झूठे मूठे भाषण देंगे, ना खाएंगे ना खाने देंगे, भ्रष्टाचारियों को हम जेल में डाल देंगे और उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ सरकार बना रहे हैं। तो थूक के चाटने वाले नेताओं की संख्या जिस देश में ज़्यादा होगी, उस देश में पत्रकारों का यही हाल होगा। और भारत का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स लगातार नीचे गिर रहा है। इसके लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को ही जिम्मेदार मानता हूँ। अब आप में से कई लोग ये प्रश्न पूछेंगे, मोदी जी ही क्यों, अन्य पार्टी और नेता क्यों नहीं? उसके स्पष्ट जवाब है। पहला ये है कि मोदी जी सत्ता में हैं, और दूसरा ये जवाब है कि जो विपक्ष या अन्य पार्टियां, उनकी इतनी औकात नहीं है कि उन पर बात की जाए। विपक्ष तो 2 कौड़ी का है इस देश में। साले सस्ता नशा करके बैठे हुए हैं, घटनाएं हो जाती हैं, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, डीएक्टिव मोड में डले हुए हैं। तो उनकी बात करना समय बर्बाद करना है।
अब रही बात सत्ता पक्ष की, मजबूती से खड़े हुए हैं, तो यदि भारत में कुछ अच्छा होता है तो उसकी सफलता अगर मोदी जी के सर आती है, और अगर कुछ असफलता होती है तो उसकी भी असफलता मोदी जी के सर आनी ही चाहिए। मोदी जी ने कभी भी दो तरफा संवाद नहीं किया, हमेशा एक तरफा संवाद को उन्होंने बढ़ावा दिया, चाहे रैली हो या मन की बात हो, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इससे पत्रकारों में हिम्मत ही नहीं आई कि उनसे कुछ प्रश्न पूछे जाएं, वो प्रश्न पूछे जाएं जो देश के लिए जरूरी है। और अगर प्रश्न पूछे भी गए उनसे इंटरव्यू में, तो उनके व्यक्तिगत स्तर के लिए पूछे गए, उनकी राजनीति को चमकाने के लिए पूछे गए हैं। देश हित में कोई उनसे प्रश्न नहीं पूछ सकता, हिम्मत ही नहीं हो पा रही है। तो ये जो मैसेज है वो नीचे तक जाता है, अन्य राज्यों के सीएम तक भी जाता है कि जब देश का मुखिया ही दो तरफा संवाद नहीं कर रहा है, तो किसी पत्रकार की हिम्मत कैसे हो कि वो किसी सीएम से दो तरफा संवाद करवा ले। और अगर मान लो कोई स्वतंत्र पत्रकार मुकेश चंद्रावर जैसा, वो दो तरफा संवाद करना चाहता है, कमियों को उजागर करना चाहता है, सरकार को आईना दिखाना चाहता है, तो दो कौड़ी के ठेकेदारों को द्वारा उसको मरवा दिया जाएगा, थोड़ी देर राजनीति होगी, सब भूल जाएंगे। तो हमारे देश का दुर्भाग्य है। अब तो दुर्भाग्य ये भी है कि सरकार जो गलत कर रही है उस पर तो तुम बोल ही नहीं सकते। सरकार कुछ अगर गलत करना चाहती तो उस पर भी नहीं बोल सकते। जैसे जीएसटी भारत का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, अगर इस पर भी कोई बोलता है तो वो देश विरोधी माना जाएगा। भारत लगातार कर्जे में फंसता जा रहा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, पर किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं है बोलने के लिए। और अगर किसी के पास इतनी हिम्मत है तो फिर मरने के लिए तैयार रहो, जैकी की मुस्केश चंद्रकर। तो या तो तुम्हें मरवा दिया जाएगा, या फिर एक तरीका ये है कि आजकल यूट्यूब आ गया है, मेरे जैसे लोग स्वतंत्र रूप से भी बोलते हैं, तो कुछ ज़्यादा ना बोल दिया जाए, लोगों को ज़्यादा ना समझा दें, लोगों को आईना ना दिखा दें सरकार का, तो उसके लिए इस प्रकार के ब्रॉडकास्ट बिल लाए जा रहे हैं। तो इसमें कंट्रोल किया जाएगा। अब इसमें भी कंट्रोल नहीं हो पाए तो लालच दिया जाएगा। तो एक नया प्रोपेगेंडा चलाया गया है यूट्यूब क्रिएटर्स का, और ये यूट्यूब क्रिएटर्स की इतनी हाइप बना दी गई है कि वो चाहते हैं कि इस प्रकार के यूट्यूब क्रिएटर्स भारत के युवाओं को अपनी ओर आकर्षित रखें। जो युवा जिस प्रकार का कंटेंट देखना चाहता है उस प्रकार के यूट्यूब क्रिएटर्स को छूट दी गई है। गाली सुनने वाले हो तो कैरी मिनाटी वाले चैनल पर चले जाओ, बलगरठी देखनी है तो समय रैना जैसे दो कौड़ी के यूट्यूबर्स के चैनल को देख लो आप। और इन यूट्यूबर्स को सेलिब्रिटी बनाया जाता है, फिर राजनेता उनका इस्तेमाल करते हैं। देखो ये सांप का ड्रग बेचने वाला इस लड़के को खट्टर साहब अपने हाथ से बिग बॉस जीत के आया था, जैसे इसने बहुत बड़ा काम किया हो। ये हमारे मध्य प्रदेश के कैलाश विजयवर्गीय हैं। मध्य प्रदेश में बच्चे एमपीपीएससी के धरने की मांग के लिए 4 दिन भूखे प्यासे आयोग के सामने बैठे रहे, उनसे मिलने का मौका नहीं मिला सर को, लेकिन इस छपरी के साथ बैठने का मौका है। क्यों? क्योंकि ये प्रसिद्ध है, इसको सेलिब्रिटी बनाएंगे तभी तो तुम जैसे लोगों को फॉलो करोगे। क्या क्वालिटी है इस लड़के की कि जिसके साथ हमारे इतने बड़े नेता समय बर्बाद कर रहे हैं। इस लड़के को देखो, इसका नाम है अपना, क्या ये जो कर रहा है उससे हमारे धर्म का मजाक बन रहा है? बनने दो, लेकिन इसको सेलिब्रिटी बनाना है, मैसेज ये पहुंचाना है कि पढ़ाई लिखाई इस देश में नहीं करनी है, सच्चाई इस देश में नहीं दिखानी है। तो हर प्रयास किए जा रहे हैं कि देश के जो असली मुद्दे हैं उनसे कैसे भटकाया जाए। तो इस प्रकार से भटकाया जाए कि जो युवा हैं उनको 1.5 जीबी डेटा फ्री दे दो, इसी प्रकार के यूट्यूब क्रिएटर्स को सेलिब्रिटी बनाओ, उनको फॉलो करवाओ, और उनका काम ये है कि युवाओं को इंगेज रखो। जो युवा इंगेज नहीं हो पा रहे उनको कावड़ उठा लो, जो बचे हुए हैं उनको युवा नेता बना दो, और थोड़े वो जो बचे हुए पढ़ाई कर रहे हैं उनको लाठियां मारकर वहां से भगा दो, जैसे कि बिहार में हो रहा है। अगर देश ऐसे चलेगा तो 2047 तक विकसित हो जाए, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और इन सबके पीछे जिम्मेदार हैं ये बिस खपरे और बिस कंपनियां। ये लोग एसी में बैठकर जो देश की जो हालत कर रहे हैं ना, ये जिम्मेदार हैं। इनके अंदर इतना गुर्दा नहीं है कि देश की हकीकत को सामने लाया जाए। जब तक इनके अंदर गुर्दा नहीं होगा तब तक मुकेश चंद्रकर जैसे लोग मारे जाएंगे। इनमें से इनके बाल भी बांका नहीं होंगे, सालों के चेहरे देखो कैसे मेकअप से भरे हुए हैं। कभी जीवन में उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की हो, अगर चले गए तो जूते पड़ेंगे इन पर, पब्लिक इनको स्वीकार नहीं करेगी। और अगर इनके ग्राउंड पे शो भी होते हैं तो बड़ी रेलिंग होती है, सेफ्टी लगाई जाती है, कहीं इन पर कोई हमला ना कर दे। इन लोगों ने देश को जिस प्रकार से बर्बाद किया है, जो भी देश को बर्बाद कर रहा है उसमें इनका भी नाम आएगा। हाँ, कुछ एक चैनल हैं जो सच में देश के लिए काम कर रहे हैं। उसमें मध्य प्रदेश का है द सूत्र, ये लिखते हैं हम सिर्फ भगवान से डरते हैं, और सच में ये दबने वाले नहीं है किसी से। नहीं दब रहे हैं तो दबा दिए जाएंगे। और एक और चैनल है द ललन टॉप। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये लोग दबते नहीं हैं या सरकार के दबाव में नहीं आते हैं, लेकिन ये निष्पक्ष रहने की कोशिश तो करते हैं, सभी मुद्दों को कवर तो करते हैं।
चाहे मुद्दा बच्चों का हो, महिलाओं का हो, किसानों का हो, एसटी का हो, एससी का हो, सभी वर्ग के लोगों को कवर करने की न्यूज़ अगर है तो लल्लन टॉप। ज़मीन पे आकर लल्लन टॉप अपना काम करती है। एसी रूम में बैठ के चलने वाला न्यूज़ नहीं है। ऐसे न्यूज़ चैनलों की ज़रूरत है इस देश को। मुकेश चंद्रकर जैसे पत्रकारों की ज़रूरत है इस देश को। इसके लिए आपको और हमको हिम्मत भरनी पड़ेगी। और हिम्मत भरने का तरीका बहुत आसान है। हमें सरकार से लड़ाई नहीं करनी है। आपके अधिकारों की अगर माँग करनी है तो सरकार से मत करो। आप 1-2 हज़ार लोग इकट्ठे हो जाओ, अपने क्षेत्र के पार्षद और विधायक का घर घेर लो। और तब तक घेर के रखो जब तक आपकी माँगें पूरी नहीं हो जाती। तुम तकलीफ में जी रहे हो, वो साले अय्याशी की ज़िंदगी जी रहे हैं और संविधान और कानून का सहारा लेकर वो हमारा ही दमन करते जा रहे हैं। तो हमारे पास तरीका है कि अगर तुमको कोई अपनी माँग को मनवाना है, तुम्हारी रोड टूटी हुई है, तुम्हारे यहाँ पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तुम्हारे यहाँ कोई कर्मचारी प्रॉपर सर्विस नहीं दे पा रहा है, कहीं भ्रष्टाचार दिख रहा है, तुम कुछ मत करो, 1000 2000 लोग जाकर अपने क्षेत्र के विधायक का घर घेर लो और रात भर वहीं डेरा डाल कर बैठो। सालों को हिंगने मूतने का मौका मत दो। तुम देखो तुम्हारी माँग कैसे मानी जाएगी। तुम किसी कार्यालय के सामने धरना दोगे, सरकार के विरुद्ध धरना दोगे, तो वो तुम्हारा धरना कुचल दिया जाएगा। जैसे बिहार में प्रोटेस्ट हुआ, मध्य प्रदेश में प्रोटेस्ट हुआ, यूपी में प्रोटेस्ट हुआ। नहीं, आयोगों के सामने, कार्यालय के सामने धरना मत दो। इतनी ही भीड़ ले जाओ, उसको 4-5 टुकड़ों में रखो। सिर्फ विधायक, पार्षद और सांसद, बड़ी-बड़ी जो कोठियाँ बनाई हैं, उन्हीं कोठियों में जाके अपने बिस्तर बिछाओ। तब उन्हें समझ में आएगा कि हम तकलीफ में हैं या नहीं। न्यूज़ चैनलों के सहारे मत रहो। यदि आपकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ होने लगी है, तो जैसी आपकी आर्थिक स्थिति है, यकीन माना देश की भी वही आर्थिक स्थिति है। बाकी मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि किसी पार्टी को सपोर्ट करो या ना करो। राजनीतिक विचारधाराएँ रखनी है, पर अंधभक्ति मत करो। आप अपना अच्छा-बुरा कुछ देखो। अगर कोई नेता मन से एक बार झूठ बोल रहा है, तो यकीन मानना वो झूठा ही है और इनका काम ही है झूठ बोलकर हमारे वोट लेना। इसीलिए पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आप सच्चे पत्रकारों का साथ दें। अगर आपको मेरी बातें जायज़ लग रही हैं, तो नैया पार का भी साथ दें। जिस प्रकार से आप नैया पार का साथ देना चाहते हैं, शारीरिक, मानसिक जैसी भी स्थिति बने, साथ देंगे तो लंबा चलेंगे और सरकार को आईना दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। यदि आपका सपना भी है सरकारी नौकरी पाना, तो डाउनलोड कीजिए नैया पार एप्लीकेशन। यहाँ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।